दैनिक जीवन के रसायन में अपना अगला बिंदु है अपमार्जक। अपमार्जक पढ़ने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे साबुन, फिर हमने साबुन के प्रकार पढ़े थे, फिर हमने साबुन बनाने की प्रोसीडिंग पढ़ी थी। हमने यह पढ़ा था कि साबुन होता है वो हाइड्रोकार्बन्स, उच्चतर हाइड्रोकार्बन्स वसा या तेल के सोडियम या पोटेशियम लवण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। साथ में हमने यह भी देखा कि गुणवत्ता के आधार पर हमने कई प्रकार के साबुन पढ़े थे। हमने पारदर्शी साबुन पढ़ा था, हमने शेविंग साबुन पढ़ा था, हमने समुद्र के जल में झाग देने वाले साबुन पढ़ा था, हमने कपड़े धोने वाले साबुन पढ़ा था, हमने नहाने वाले साबुन बाथिंग साबुन पढ़ा था। इसके अलावा हमने धात्विक साबुन भी पढ़ा है। अब हमारा अगला बिंदु है जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपमार्जक, डिटर्जेंट। अपमार्जक, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब कि जो अपमार्जक होते हैं वो अपमार्जक के साबुन विहीन साबुन कह सकते हैं हम, यानी बिना साबुन के साबुन की तरह बिहेव करते हैं। तो अपमार्जक होते हैं वास्तव में ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल। हाइड्रोकार्बन्स मतलब लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल, इसके व्युत्पन्न होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जो अपमार्जक है वह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त अणु तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होते हैं। अब 1920 में सबसे पहले हमने बात किया कि 1920 के आसपास में सबसे पहले यह शब्द आया था डिटर्जेंट शब्द। 1920 के आसपास में डिटर्जेंट शब्द का प्रादुर्भाव आया, डिटर्जेंट शब्द आया और उसके बाद में डिटर्जेंट बनाना या साबुन विहीन साबुनीकरण की प्रोसीडिंग वर्ड के अंदर अस्तित्व में आई। उसके बाद में हमने देखा कि वास्तव में जो साबुन है ये जो डिटर्जेंट होते हैं साबुन तो नहीं होते हैं लेकिन साबुन की तरह कार्य करते हैं। साबुन नहीं है लेकिन साबुन की तरह कार्य करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। इन्हें हम साबुन विहीन साबुन भी कह सकते हैं। वास्तव में इनका जो कार्य होता है ये साबुन के समान ही होता है। और ये जो अपमार्जक होते हैं हमने पहले बात कर ली कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फ्यूरिक अथवा सल्फ्यूनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अब इसकी जो श्रृंखला है इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से जो डिटर्जेंट है उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम डिटर्जेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका किसी लवण के साथ में रिएक्शन कराते हैं। हमारे पास में यह आ जाता है, लवण के साथ में कराते हैं NaHSO4 प्लस H2। इसकी क्रिया, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से हम करवा देते हैं। किसी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन से हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में। ओके, लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है जिसमें 10 11 12 हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं इसके साथ में। ओके, इसके साथ में हम करा रहे हैं तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बन रहा है। यह आ जाएगा यहाँ से O, फिर आ जाएगा यहाँ से SO2, फिर इसका आ जाएगा O और फिर आ जाएगा N। ठीक है, ये प्लस H ये।
ये हमारे पास में व्युत्पन्न बन गया है, ये सोडियम लोरिल सल्फेट कहते हैं इसे हम, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम लोरिल सल्फेट कहते हैं। यह जो सोडियम लोरिल सल्फेट है यह अपमार्जक की भांति कार्य करता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अपमार्जक है। इसका व्यापारिक नाम है इसका ड्रेप्ट इसका व्यापारिक नाम है DREPT। ड्रेप्ट इसका क्या है, व्यापारिक नाम है, कमर्शियल नाम है। इसी प्रकार हम दूसरा कोई भी मान लो बेंजीन वलय युक्त हम हाइड्रोकार्बन्स ले सकते हैं और उससे भी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम लोरिल सल्फेट है या डेप्ट है, यह एक अपमार्जक है और ये अपमार्जक साबुन विहीन साबुन है। किस प्रकार से बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं। जो उत्पाद बनता है, उत्पाद है उसकी अभिक्रिया हम उच्चतर हाइड्रोकार्बन के साथ में कराते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के साथ में कराते हैं, तो हमारे पास में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरा अपमार्जक इस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा जो डिटर्जेंट है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मान लो कोई भी डिटर्जेंट है उसकी हम रिएक्शन करवा देंगे किसी एरोमेटिक के वलय के साथ में, तो हमारे पास में मान लो इस प्रकार से हम एक डिटर्जेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमारे पास में कोई अपमार्जक है। इसका हम नाम, व्यापारिक नाम तो है इसका सेंडामर्स। इसका व्यापारिक नाम क्या है, सेंडामर्स। व्यापारिक नाम इसका सेंडामर्स है। हम अब इसका आईपीसी नाम देखते हैं, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा सोडियम पेरा 1357 टेट्रामिथाइल। देखो 1357 टेट्रामिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब क्या हो गया, टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फेट। टेट्रामेथिल आ गया, फिर ऑक्टिल OCTI ऑक्टिल बेंजीन वाला आ रही है हमारे साथ में, तो बेंजीन, और ये सल्फोनेट बेंजीन BEN सल्फोनेट, यह भी हमारे पास में एक प्रकार का अपमार्जक है। अब देखो इस अपमार्जक में एक शिरा तो धन आयनिक है और एक शिरा है वह ऋण आयनिक है। इस अपमार्जक में सोडियम धातु है वह धन आयनिक की भांति बिहेव कर रहा है और बाकी जो भाग है वह ऋण आयनिक शिरे की भांति व्यवहार कर रहा है। अब यानी अपमार्जकों का एक शिरा जल स्नेही होता है। जल स्नेही भाग को हम क्या कहते हैं, उसका हेड कहते हैं। ये भाग क्या हो जाता है, उसका हेड हो जाता है। और जो जल स्नेही के बाद में जो जल विरोधी भाग होता है वो क्या हो जाता है, उसका टेल हो जाता है। यानी एक तो उसका सिर का भाग है, दूसरा उसका पूंछ का भाग है। लंबी श्रृंखला वाला, ये लंबी श्रृंखला वाला जो भाग है वह पूंछ कहलाता है, जो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। वह सदैव जल विरोधी शिरे की भांति व्यवहार करता है। और ये किसकी भांति व्यवहार करता है, जल स्नेही शिरे की भांति व्यवहार करता है। तो ये दो शिरे बन जाते हैं,
ठीक है, और चिकनाई या अशुद्धियां इस प्रकार से दूर हो जाती है। जो शिरा होता है, एक शिरा आयनिक है, दूसरा शिरा क्या है, सह संयोजक है। यह शिरा आयनिक शिरे की भांति भी व्यवहार करता है और यह शिरा किसकी भांति व्यवहार करता है, कवलेंट सोर की भांति या सह संयोजी शिरे की भांति भी व्यवहार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपमार्जक की जो कार्य प्रणाली है वह सेम साबुन के जैसी ही होती है, क्योंकि साबुन में भी एक जो जल स्नेही भाग होता है वह उसका सिर भाग होता है, उस पर भी हमने देखा कि धन आयनिक होता है, और जो ऋणायनिक भाग होता है वह बड़ा भाग होता है जिसको हम टेल कहते हैं या पूंछ कहते हैं। यानी सेम प्रोसीडिंग डिटर्जेंट की है जैसी सोप की है, दोनों की प्रोसीडिंग सेम ही है। अब देखो आगे बात कर रहे हैं हम कि तेलीय अशुद्धियों को जल विरोधी भाग क्या होता है, आयनिक अशुद्धियों को तो जल स्नेही भाग होता है। जितनी भी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को हमने दो भागों में बांट लिया। अब जो आयनिक अशुद्धियां है, आयनिक अशुद्धियों को तो जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग उसको क्या कर लेता है, आयनिक अशुद्धियों को अपने पास में लेकर यानी अपने में घोल कर पृथक कर देता है, अपने में इनको घोल लेता है और उन्हें पृथक कर देता है। जबकि शेष भाग होता है, जो शेष भाग है तेलीय अशुद्धियों युक्त भाग है, वह तेलीय अशुद्धियां इस भाग के साथ में जुड़ती है, यानी पूंछ भाग के साथ में तेलीय अशुद्धियां जुड़ती है, तेलीय अशुद्धियां इसके साथ में जुड़ती है। और जैसे ही हम कपड़ों को रब करते हैं अथवा रगड़ते हैं अथवा वॉशिंग मशीन के अंदर रोटेट करवाया जाता है, तो अशुद्धियां क्या हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों का रूप लेकर कपड़ों से हट जाती है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। तो हमारे पास में सीधी सीधी बात है, आगे हम देख रहे हैं कि साबुन, सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो सोप होते हैं, वह पहली बात है कि साबुन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स के विलयन लवण होते हैं। साबुन होते हैं वह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण होते हैं। दूसरी बात होती है साबुन होते हैं वो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, इजी वे के अंदर उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जल अपघटित हो जाते हैं। अपमार्जक इनका जल अपघटन नहीं होता है। अगली बात है साबुन होते हैं, इनका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इनका विलयन क्षारीय कैसे होता है, देख सकते हैं अपन, अपने पास में एक ये साबुन है, इस साबुन की जब जल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो हम देख रहे हैं कि एक तो अनआयनित भाग बन रहा है, ये तो है अनआयनित भाग, प्लस दूसरा भाग बन रहा है आयनिक भाग या आयनित भाग बन रहा है। हम देख रहे हैं कि जो अनआयनित भाग और आयनित भाग है, अब उसमें जो आयनित भाग है वो कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। तो हम देख रहे हैं कि साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि अपमार्जक हैं, इनका जलीय विलयन उदासीन नेचर का होता है। कैसे होता है कि ये हमारे पास में उदासीन और डिटर्जेंट है, इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं हम, तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड प्राप्त होता है, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्राप्त होता है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्राप्त होते हैं, जो क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों की नेचर क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। यानी ये किस श्रेणी का होता है, उदासीन श्रेणी का होता है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि साबुन वास्तव में क्षारीय होता है, साबुन वास्तव में क्षारीय होता है, जिससे कपड़ों को अधिक मात्रा में, कपड़ों को ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। क्षारीय होने के कारण जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तब कपड़े साफ होते हैं जब ज्यादा जल होता है। जबकि अपमार्जक हैं, अपमार्जक को थोड़े से जल के साथ में ही,
थोड़े से जल के साथ में एक या दो बार ही, थोड़ी सी मात्रा अपमार्जक की और थोड़ी सी जल के साथ में कपड़ों को एक या दो बार में खंगालने पर कपड़े साफ हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। जबकि इनमें जल की आवश्यकता भी ज्यादा होती है और आपको इसकी साबुन की आवश्यकता भी अधिक होती है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कपड़ों को रंग व जो कपड़ों का रंग वगैरह है वो हो सकता है कि साबुन से खराब हो जाए, कलर फॉल्ट हो सकता है कपड़ों का, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अपमार्जक से साधारणतया कपड़ों के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्योंकि कम मात्रा में चाहिए आपको और उदासीन विलयन है तो साधारणतया कपड़ों का रंग भी इनसे नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात है जो हम पहले देख चुके हैं कि कठोर जल के साथ में, कठोर जल में आयन होते हैं, कठोर जल में मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इसके अलावा भी पोटेशियम आयन है, फेरिक आयन है, फेरस आयन है। ये आयन सारे के सारे कठोर पानी में उपस्थित होते हैं, ये आयन कठोर पानी के साथ में उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये जो साल्ट हैं ये सोल्ट साबुन से क्रिया करेंगे और एक अघुलनशील अवक्षेपण या पीपीटी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साबुन पूरा का पूरा खराब हो जाता है, कठोर पानी में साबुन पूरा का पूरा खराब हो जाता है, साबुन कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि साबुन के साथ में ये कठोर पानी के आयन मिलकर पीपीटी बना देते हैं, पूरा साबुन व्यर्थ हो गया है, कपड़ों की धुलाई नहीं होती है, यानी मेल है, गंदगी है, वो साफ नहीं होता है और वह इन कपड़ों की सतह से ही चिपका हुआ रहता है, इनसे दूर नहीं होता है। जबकि कठोर जल के जबकि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार कठोर जल के साथ में साबुन काम नहीं करता है, कठोर जल या खारे पानी के साथ में साबुन कार्य नहीं कर पाता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं, ये डिटर्जेंट होते हैं, ये सॉफ्ट वाटर के साथ में भी क्रिया करते हैं और हार्ड वाटर के साथ में भी क्रिया कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कठोर पानी के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं और मृदु पानी के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं। क्योंकि क्या होते हैं इनमें, देखो क्या होता है, अम्लीय व क्षारीय दोनों भाग क्या है, इसमें अम्लीय भाग भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और क्षारीय भाग भी स्ट्रॉन्ग है, यानी इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों भाग ही प्रबल होते हैं और दोनों प्रबल अम्लों के लवण होने के कारण उदासीन है। अतः ये जब इनके साथ में यानी कठोर पानी के अंदर उपस्थित आयन है इनसे क्रिया करेंगे तो कोई भी अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा और जब कोई अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा तो ये डिटर्जेंट अपना काम लगातार करते रहेंगे। ये भी हम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कठोर पानी के साथ में ये काम नहीं करते हैं, ये कठोर पानी के साथ में काम करते हैं, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी हम कह सकते हैं कि अपमार्जकों की सहायता से कठोर जल को मृदु नहीं बनाया जा सकता, ये साबुन का गुणधर्म नहीं है। यदि अपमार्जकों को पॉलीफॉस्फेट के साथ में मिला दिया जाए तो आयनों के साथ जटिल यौगिक बनाकर ये नीचे बैठ जाते हैं और मृदु जल भी प्राप्त हो जाता है। यदि हम अपमार्जक हैं उस अपमार्जक की क्रिया पॉलीफॉस्फेट के साथ में करवा देते हैं तो पॉलीफॉस्फेट क्या करता है, ये जो आयन है इनके साथ में क्रिया कराता है और कठोर पानी से इन आयनों को पेंदे में बैठा देता है, जिससे ऊपरी जल को छान लिया जाता है और प्राप्त ये ऊपरी जल होता है ये मृदु जल की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद में हम अपना अगला बिंदु देखते हैं कि अपमार्जक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स।